Hi friends, I welcome you all at Crack Grade B. कुरुक्षेत्र जुलाई 2021 मैगजीन। कुरुक्षेत्र मैगजीन की वैल्यू आप लोगों को पता है, क्योंकि इसमें से कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन भी मिल जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाता है अगर प्रीवियस ईयर के पेपर आप देखेंगे। और अभी क्या है, पैटर्न चेंज हुआ है, उसमें डिस्क्रिप्टिव पार्ट को भी उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है सिस्टम के अंदर। तो इस मैगजीन की जो वेटेज है ना, वो वेटेज अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। इसी सारी चीज़ों को देखते हुए हम लोगों ने फोकस करना शुरू किया है कुरुक्षेत्र मैगजीन पर, और इसके छोटे छोटे पॉइंट्स को हम लोग अपने इस वीडियो में कवर कर रहे हैं और आप तक पहुंचा रहे हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है यूट्यूब पर। अगर आपने वो नहीं देखा है तो हमारे आप चैनल crackgradeb.com पर आप यूट्यूब में सर्च करेंगे तो वहां पे आपको इसका पार्ट 1 मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। Before moving ahead, I would like to inform you that we are providing you NABARD Grade A full-fledged course at ₹2499, जिसमें हम ये सारी चीजें कवर कर रहे हैं। और इसके अलावा हम लोग इसमें एडिशनली 5 ESI and ARD मॉक टेस्ट दे रहे हैं फॉर फेज 1 एंड फेज 2, और अब डिस्क्रिप्टिव पार्ट भी इंट्रोड्यूस हो गया है, तो वो भी हम अपने इस कोर्स के अंदर भी सेम अमाउंट आप तक पहुंचा रहे हैं। इसके लिए आप हमारी वेबसाइट www.crackgradeb.com को जाके विजिट कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये है आपका दोस्तों प्राइम मिनिस्टर कृषि सिंचाई योजना के ऊपर बेस्ड। इसमें क्या बताया है उन्होंने, रूरल इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या कंस्ट्रेंट है, गवर्नमेंट ने कहां से शुरुआत की, कौन सी स्कीम है, उनका क्या स्टेटस है और क्या किया जा सकता है। इस पूरे टॉपिक के अंदर इन लोगों ने बात की है। शुरुआत करते हैं भारत निर्माण से। आपको पता होगा कि भारत निर्माण जो है वो 4 ईयर का प्रोग्राम था, जिसको लॉन्च किया था 2005 से लेके 2009 के बीच में। इसके कौन कौन से कंपोनेंट थे? इसके 6 कंपोनेंट थे, जिसमें इरिगेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिफिकेशन, रोड्स, हाउसिंग एंड रूरल टेलीफोनी था। और जिसमें आज हम जो टोटल टॉपिक है वो आपका इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। बट क्या हुआ कि कुछ रीजन की वजह से ये जो भारत निर्माण प्रोजेक्ट था, इट वॉज नॉट कंप्लीटेड इन द गिवन टाइम फ्रेम। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, सो गवर्नमेंट हैज इंक्रीज द टाइमलाइन। अब इसके 6 कंपोनेंट में आज का जो हमारा टॉपिक है वो केवल इरिगेशन के ऊपर डिपेंड है, जिसमें मैं आपसे इरिगेशन के बारे में बात करूंगा। सबसे पहली बात, इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले हम लोगों को सोचना चाहिए कि व्हाट इज द करंट वाटर पोटेंशियल and per capita availability of the water. As per a recent government estimate, दोस्तों एनुअल वाटर पोटेंशियल जो कंट्री का है ना, वो है 1869 बिलियन क्यूबिक मीटर। बाकी जिसमें से जो यूटिलाइज कर सकते हैं, इट इज ओनली 1133 BCM, जिसमें से आपका 690 है BCM है वो सरफेस वाटर है, और 447 BCM है जो रिप्लेनिशेबल ग्राउंड वाटर है। इसके अलावा द पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी है जो इंडिया में रिड्यूस हो रही है। ये क्या है ना, कि आपको आइडेंटिफाई कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर आप देखें, पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी जो है इंडिया की, वो रिड्यूस कर रही है प्रोग्रेसिवली ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन एंड judicious use of water. The average annual per capita water availability अगर मैं बताऊं 2001 से लेकर 2011 तक, तो वो क्या है, it was assessed to 1816 cubic meter and 1415 cubic meter respectively, और जो रिड्यूस हो जाएगी फर्दर, ऐसा प्रिडिक्शन है 1340 1140 cubic meter in the upcoming year of 2022 2050। तो आप यहाँ से देखें 1816 से लेके 1415 से लेके 1340 से लेके 1140 होने वाली है 2050 तक। तो अगर आपने इस तरफ नहीं सोचा तो आप सोचिए कि आपकी जो वाटर अवेलेबिलिटी है वो कितनी कम हो जाएगी। तो यही सारी चीजों को सोच के गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसीज, कुछ इनिशिएटिव लिए हैं, जिसमें आपकी सबसे इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लिया था वो था प्राइम मिनिस्टर कृषि सिंचाई योजना। ये स्कीम प्रोवाइड कराती है end-to-end solution in irrigation supply chain, water sources and distribution network और farm level applications। ये इसके कंपोनेंट हैं।
इसके अलावा आपने देखा होगा कि 2017-19 में गवर्नमेंट के कुछ 99 प्रोजेक्ट थे, मेजर और मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट थे, जिसको गवर्नमेंट ने प्रायोरिटाइज किया अर्ली कंप्लीशन के लिए, क्योंकि मैंने आपको कंडीशन बता दी, वाटर अवेलेबिलिटी जो है, वाटर यूटिलाइजेशन जो है वो बहुत ही कम है इंडिया का। तो ये आपको चीज समझ में आ गई होगी। यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि 2016 और 17 में जो इनके मेजर मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट थे, उन्होंने कहा कि भाई इनका काम ढंग से नहीं चल रहा है और मुझे इनको प्रायोरिटाइज करके खत्म करना है। तो गवर्नमेंट ने इस तरफ ध्यान देना शुरू किया और एक जो कंपोनेंट है किसका, प्राइम मिनिस्टर कृषि सिंचाई योजना का, वो है एक्सीलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम। ये कंपोनेंट है PMKSY का, जिसका ऑब्जेक्टिव है टू क्रिएट एन इंक्रीमेंटल इरिगेशन पोटेंशियल ऑफ 11.09 लाख हेक्टेयर। इरिगेशन पोटेंशियल को इंक्रीज करना है, जिसमें इन्होंने क्या किया कि 151.33 लाख का जो टारगेट था, उसमें से इन्होंने 11.09 लाख का जो टारगेट है वो अचीव कर लिया है। इसके अलावा AIBP क्या है, इसमें 44 जो प्रोजेक्ट है वो नियर कंप्लीशन है और इसने जो अपने टारगेट का 73-74% जो है कवर कर लिया है बाय मार्च 2020, जो डेटा अवेलेबल है। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी चीज इस स्कीम की है कि इसमें 12 स्टेट जो है वो अबव नेशनल एवरेज चल रहे हैं। इसके अलावा जो हमारे 2 स्टेट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इसको याद रखना, गुजरात और हिमाचल प्रदेश, उन्होंने जो टारगेट है ना वो 100% से भी ऊपर अचीव किया है। इसमें गुजरात ने किया है 103.7% और हिमाचल प्रदेश ने किया है 100%। तो ये जो टारगेट है, इस तरह का क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में दे सकता है कि AIBP स्कीम के अंदर कौन सी स्टेट है, कितने स्टेट हैं जो नेशनल एवरेज से ऊपर चल रहे हैं और कौन सा स्टेट है जो 100% से ऊपर चल रहा है, तो आपका आंसर होगा गुजरात। इसके बाद आपने एक स्कीम सुनी होगी पर ड्रॉप मोर क्रॉप में। पर ड्रॉप मोर क्रॉप में आपने बताया, देखा है, ये स्कीम जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉर्पोरेशन फार्मर वेलफेयर इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है और इसके अंदर क्या करते हैं, ये एनहेंस करता है वाटर यूज एफिशिएंसी को एट फार्म लेवल थ्रू माइक्रो इरिगेशन, टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन और ड्रिप स्प्रिंकल इरिगेशन, पिवॉट एंड रेन गन्स और वाटरशेड मैनेजमेंट को भी इंप्रूव करता है। अब डेवलपमेंट कंपोनेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर कृषि सिंचाई योजना का जो टारगेट है, उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो PMKSY के जो टारगेट है वो क्या करता है, डेवलप करता है रेन फेड पोर्शंस ऑफ द कल्टिवेटेड एरिया, कल्चरेबल वेस्टलैंड थ्रू रिज एरिया ट्रीटमेंट, ड्रेनेज लाइक रिपेयर एंड renovation, soil and moisture conservation, rain water harvesting, nursery raising, plantation and afforestation। तो ये आपके PMKSY के कंपोनेंट इस मैगजीन के अंदर डिस्कस किए गए हैं। अब यहाँ पर देखिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं लेके आया हूँ। ये जो स्कीम थी मैंने आपको बताई थी अभी कि इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए गवर्नमेंट कर क्या रही है, तो इसमें मैंने कुछ हाईलाइट किए हैं 2-3 पॉइंट, वो आप देख लो यहाँ से। यहाँ से आपको 2-3 चीजें याद करने की जरूरत है दोस्तों कि किसने कितना टारगेट अचीव किया, वो मैं आपको बता चुका हूँ। गुजरात और हिमाचल प्रदेश जो है 103 और 100% का टारगेट है, लेकिन मेघालय क्या है, मेघालय का देखिए टारगेट भी बहुत कम था और उसने अचीव भी अभी तक कुछ नहीं किया है। फिर आते हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का जो टारगेट है ना AIBP के अंदर वो सबसे ज्यादा है। अगर क्वेश्चन आता है किसका टारगेट सबसे ज्यादा है तो बता देना भाई उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा टारगेट है, जिसमें उसने अभी तक 74.6 अचीव किया है। इसके बाद वेस्ट बंगाल को अगर हम देखें बड़े स्टेट्स के अंदर, तो वेस्ट बंगाल ने अभी अपना जो टारगेट है वो केवल और केवल 26.8% अचीव किया है। उत्तराखंड ने तो अभी शुरुआत ही नहीं किया, किसी भी लेवल पर वो कहीं नहीं है, उत्तराखंड बहुत पीछे चल रहा है इसमें। तो जीरो किसका है, उत्तराखंड का जीरो है, मेघालय का जीरो है, सबसे ज्यादा टारगेट किसका, उत्तर प्रदेश का है, और टारगेट से ऊपर कौन चल रहे हैं, गुजरात और हिमाचल प्रदेश। तो ये आपको यहाँ से समझना है। इसके बाद दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको यहाँ से बता रहा हूँ कि जो माइक्रो इरिगेशन है, माइक्रो इरिगेशन के जो टारगेट गवर्नमेंट ने दिए थे, कभी कभी इस पर क्वेश्चन आ जाता है कि स्टेट वाइज कवर अंडर माइक्रो इरिगेशन। तो अगर मैक्सिमम में बात करूं तो मैक्सिमम ड्रिप एंड स्प्रिंकल जो कवर हुआ है, किसके अंदर कवर हुआ है, वो कवर हुआ है आंध्र प्रदेश का। मैक्सिमम टोटल हेक्टेयर कवर हुआ है किसका, माइक्रो इरिगेशन का, वो आंध्र प्रदेश का कवर हुआ है। लोएस्ट जो ड्रिप इरिगेशन में है वो है जम्मू एंड कश्मीर, और लोएस्ट जो है स्प्रिंकल में है वो है अरुणाचल प्रदेश।
और टोटल कवर में जो लोएस्ट है वो है जम्मू एंड कश्मीर। तो इस पर क्वेश्चन आ सकते हैं, ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही जरूरी है। अब देखिए गवर्नमेंट काम तो कर रही है, काम करने के बाद आपने एक चीज देखी होगी कि उसकी इफेक्टिवनेस कितनी है माइक्रो इरिगेशन की। तो एक क्या हुआ था, एक रिसेंट स्टडी आई थी मैसर्स ग्लोबल एग्री सिस्टम लिमिटेड की, जिसने एक स्टडी की थी थ्रू द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन एंड फार्मर वेलफेयर इन 2014, जिसमें उसने कुछ हाईलाइट दी थी। तो इस मैगजीन के अंदर ये हाईलाइट दिए हैं, मैंने यहाँ पर इसको लेना ठीक समझा क्योंकि मतलब कुछ आपको आइडिया तो रहेगा भी प्राइम मिनिस्टर कृषि सिंचाई योजना मैंने पढ़ ली, लेकिन उसके आफ्टर इफेक्ट क्या है वो आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे, या गवर्नमेंट जो है इरिगेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए क्या कर रही है। तो इस सर्वे के कुछ पॉइंट हाईलाइट हुए थे, वो आप देखें। यहाँ पे ये बोल रहा है कि एवरेज इंक्रीज ऑफ 8.41% इन इरिगेटेड एरिया फ्रॉम द सेम सोर्स ऑफ वाटर। बहुत अच्छा अचीवमेंट है भाई, सेम सोर्स से आपने केवल इतना एरिया बढ़ा दिया, अच्छी बात है, पानी कम यूज हो रहा है, एरिया बढ़ रहा है। इसके बाद इसने बोला कि इरिगेशन कॉस्ट इज रिड्यूस टू 20% टू SO% विद एवरेज 32.3%। इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी रिड्यूस हुआ है बाई 31%। सेविंग ऑफ फर्टिलाइजर जो है वो 7% टू 40% रिड्यूस हुई है। एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इंक्रीज फ्रॉम 42.3% टू 52.8%। ये मैं बता रहा हूँ माइक्रो इरिगेशन के अफेक्टिवनेस की, माइक्रो इरिगेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस करने के बाद इंडिया को कितना फायदा हुआ है। अगर मैं बात करूँ तो इसमें ओवरऑल इनकम ग्रोथ ऑफ फार्मर जो है वो बढ़ी है, ग्रोथ हुई है in the range of 20% to 68% with an average 48.5%। तो ये ग्रोथ हुई है फार्मर्स के लिए। ये है आपके इफेक्टिवनेस ऑफ माइक्रो इरिगेशन। इसके बाद ये मैं आपको बता चुका हूं दोस्तों, ये क्लियर हो गई चीजें। अब देखें कि प्राइम मिनिस्टर कृषि सिंचाई योजना का जो बजट है, बजट टारगेट है, उसके जो बजट एलोकेट किया गया है उसमें गवर्नमेंट क्या क्या करना चाह रही है। थोड़ी सी माइन्यूट डिटेल है बट आपको थोड़ा थोड़ा टिप्स पर याद रहनी चाहिए। उसने बताया द फॉलोइंग आर द मेजर प्रायोरिटीज डिफाइंड विद द आउटकम्स इन द बजट 2021 एंड 22। सबसे पहला ये क्या करेगा, ब्रिंगिंग एडिशनल 20 लाख एरिया ऑफ लैंड अंडर माइक्रो इरिगेशन and adoption of 6 lakh farmers for precision irrigation with the crop diversification। ये है बजट टारगेट ऑफ PKMSY, प्राइम मिनिस्टर कृषि सिंचाई योजना। इसके बाद एटलीस्ट एन एडिशनल 1 लाख हेक्टेयर एरिया कवर्ड अंडर माइनर इरिगेशन इन वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स टू एनहेंस वाटर यूज एफिशिएंसी, ये भी एक टारगेट है। देन 25,000 एडिशनल नंबर ऑफ माइक्रो वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर created aiming at drought proofing area of agriculture covering at least 50,000 hectare land, or creation of 3.5 lakh hectare area additional irrigation potential by completing 54 project under AIBP, जो मैंने आपको बताया था अभी पहले। ये क्या करेगा, ये इंक्रीज करेगा यील्ड को और ग्राउंड वाटर को। इसके बाद 2 लाख हेक्टेयर एडिशनल कल्चरेबल कमांड एरिया कवर टू रिड्यूस गैप बिटवीन पोटेंशियल एंड यूटिलाइज। Then creation of 400 additional water user association and handing over additional 300 asset to water user association with a view to strengthening participatory management, ये भी इस बजट का टारगेट है। Then 100 additional number of repair, renovation, restoration of water bodies and surface minor irrigation project completed to create 0.5 lakh hectare additional irrigation potential। तो ये था दोस्तों PMKSY का जो टारगेट है 2021-22 का। तो इसमें से आप कुछ कुछ पॉइंट याद कर लेना, हो सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको इस पर मिल जाए। इसके बाद दोस्तों एक चीज और है, मैं आपको बताता हूं, ये है पोटेंशियल इन फूड एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। ये आपका टॉपिक था, उस टॉपिक को मैंने यहाँ पे कवर किया है। यहाँ पर आप देखिए फूड और प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ में, एम्प्लॉयमेंट में कैसे कंट्रीब्यूट करती है वो मैं आपको बताता हूँ। एट प्रेजेंट द सेक्टर कंस्टिट्यूट 8.9798% एंड 11.11% ऑफ GVA इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड एग्रीकल्चर सेक्टर रेस्पेक्टिवली। एग्रीकल्चर में कितना, मैन्युफैक्चरिंग में कितना करता है ये 8.98% और एग्रीकल्चर सेक्टर में कितना करता है 11.11%। और सबसे बड़ी बात,
It employs the largest number of person, not just in the formal sector, whereas it constitute 12.38% of registered employees, but also in the informal sector. कितनी बड़ी बात है ये। यहाँ पर इसने बताया कि जो फॉर्मल सेक्टर में लोग काम कर रहे हैं वो सबसे ज़्यादा किस में काम करते हैं, वो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में काम करते हैं, और इनफॉर्मल सेक्टर में भी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में काम करते हैं। ये इसने डेटा बताया यहाँ पर। अब सारी बातें हो गई, जीवीओ में कंट्रीब्यूट कर दिया, एम्प्लॉयमेंट का भी बता दिया, लेकिन मेरे लिए इस सेक्टर की इंपॉर्टेंस क्या है? देखिए, इस सेक्टर की इंपॉर्टेंस सबसे बड़ी है कि इट विल हेल्प इन डबल फार्मर इनकम। अगर ये सेक्टर डेवलप होता है तो फार्मर्स की इनकम का जो टारगेट है 2022 का, वो अचीव होने के चांस बहुत ज़्यादा है। दूसरा, एज पर द मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग, वुमेन्स शेयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन रजिस्टर्ड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इज 12.6% ऑफ टोटल एम्प्लॉयमेंट, whereas the number in the unregistered industries are double, stood at 24.7%। तो यहाँ पर ये बात समझा रहा है कि जो वुमेन है वो इस सेक्टर में, फॉर्मल सेक्टर में, रजिस्टर्ड सेक्टर में 12.6 है, 24.7% है, तो वुमेन एम्प्लॉयमेंट के लिए बहुत बड़ा सेक्टर है ये। फाइनल बात ये हुई इसकी। इसके बाद अगर मैं डेटा की बात करूं और कंस्ट्रेंट की बात करूं, तो आप एक बात जानते होंगे कि इंडिया एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के बारे में अगर हम बात करें तो इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ऑफ सीरियल, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड फिश का, और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मिल्क का। लेकिन अगर यही मैं बात करूं प्रोसेस फूड की, तो आप डेटा देखो कितना कम हो जाता है। इंडिया प्रोसेस लेस देन 10% ऑफ इट टोटल आउटपुट। जो मेरा आउटपुट है ना, जो सेकेंड और फर्स्ट पोजीशन मैंने ले रखी है, केवल उसका 10% ही मैं प्रोसेस कर पाता हूँ। इसके बाद द नंबर इज लोअर एट 2% इन द केस ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, 6% इन पोल्ट्री, और द नंबर्स आर हायर इन मीट प्रोडक्ट्स 21% एंड 23%। कहने का मतलब ये हुआ कि मेरे जो टोटल पोटेंशियल है उसका 2% मैं फ्रूट्स और वेजिटेबल को प्रोसेस कर पाता हूँ, 6% पोल्ट्री को प्रोसेस कर पाता हूँ। लेकिन ये डेटा थोड़ा सा अच्छा है सांत्वना देने के लिए कि मीट प्रोडक्ट्स को हम प्रोसेस करते हैं वो 21% है, और 23% है मेराइन प्रोडक्ट को जो प्रोसेस करके हम लोग बेचते हैं या अपने यहाँ डोमेस्टिक यूज़ के लिए रखते हैं। बट देखो टोटल आउटपुट फिर भी निकल के 10% आ रहा है। 90% हम लोग जो है अभी भी इस इंडस्ट्री के अंदर पीछे हैं। अब थोड़ा सा डेटा और देखते हैं। अगर मैं एक्सपोर्ट की बात करूं, एक्सपोर्ट क्या है? डिस्पाइट इंडिया बीइंग द वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटीज, जो मैंने आपको बताया सेकेंड और फर्स्ट पोजीशन, उसमें अगर मैं बात करूं तो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट एज अ शेयर ऑफ टोटल एक्सपोर्ट आर लो इन इंडिया, 10% ऑफ इंडिया टोटल एक्सपोर्ट, जबकि जो ग्लोबली टॉप 5 एक्सपोर्टिंग नेशंस हैं वो 34% शेयर है उनका एक्सपोर्ट ऑफ फूड प्रोडक्ट में। मैं कच्चा माल भेज रहा हूँ, रॉ मटेरियल भेज रहा हूँ, सीरियल्स भेज रहा हूँ, दाल भेज रहा हूँ, लेकिन प्रोसेसिंग फूड के मामले में मैं बहुत पीछे हूँ। दूसरा, इंडिया इज द 40th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड, ओनली 2% शेयर इन ग्लोबल एक्सपोर्ट ऑफ फूड प्रोडक्ट। भाई मैं दाल, फ्रूट, वेजिटेबल भेज रहा हूँ, नंबर 1 हूँ, लेकिन जहाँ फूड प्रोडक्ट की बात आती है, प्रोसेस प्रोडक्ट की बात आती है, उसमें केवल मेरा शेयर 2% है और मैं 14वें नंबर पे आता हूँ। ये इसके अंदर बताया गया। इसके रीजन क्या है? रीजन देखिए, जल्दी जल्दी याद करते हैं, क्योंकि इसमें ये आपको आंसर लिखने के लिए काम आएगा लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा काम नहीं आएगा। रीजन है इंडियाज प्रोसेस फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हैव रिमेन्ड लो एंड कंटिन्यू टू बी डोमिनेटेड बाय द लो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट। क्वालिटी अच्छी नहीं है। द इंडस्ट्री एक्सपर्ट फील दैट इंडियन प्रोडक्ट्स आर नॉन कम्पिटिटिव। भाई फॉरेन से आप यूएस के, नीदरलैंड के, ऑस्ट्रेलिया के प्रोडक्ट्स आप कम्पीट नहीं कर पाते हैं। एट द फार्म लेवल ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस अमंग द प्रोड्यूसर्स, किसान कहता है भाई मैं वेजिटेबल उगा लूंगा, पोटैटो उगा लूंगा, सब्जी भेज दूंगा, लेकिन पोटैटो की चटनी बनाने में मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं बना पाऊंगा। तो एक ये भी बड़ी चीज़ है। इसके बाद प्रोक्योरमेंट एंड एग्रीगेशन ऑफ प्रोड्यूस एट लार्ज स्केल वॉज डिसइंसेंटिवाइज। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बहुत कम है इस सेक्टर में, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में, तो ये बढ़ाना है गवर्नमेंट को। दूसरा, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर की भी प्रॉब्लम है। रेफ्रिजरेटेड व्हीकल्स हैं, ट्रांसपोर्टेटेड पेरिशेबल व्हीकल्स हैं, उसके अंदर बहुत ज़्यादा गैप है। कंबाइंड इनएफिशिएंटी एंड इनइफेक्टिव पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट है एट द फार्म लेवल। तो इसका सबसे बड़ा आउटपुट क्या निकल के आता है? हमको जो लॉस हो रहा है ना इसके ना प्रोड्यूस होने से, वो हो रहा है 90,000 करोड़ का। दोस्तों, अगर आप ये फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को बढ़ा देंगे तो 90,000 करोड़ का फायदा आप अपने देश को दे सकते हैं। यहाँ से आप ये पॉइंट लेके जाएंगे।
अब बात आती है कि गवर्नमेंट ने किया क्या इसके लिए। गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने शुरू करवाया इनिशिएटिव जो लिए फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए। उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग शुरू करवाई फार्मर से थ्रू कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। उन्होंने एक डेडिकेटेड फंड दिया विद द नेम ऑफ द एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, जिसको 1 लाख रुपए उन्होंने दिए टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके बाद बजट स्पीच में एडिशनली यहाँ पर बताया है कि AIF को एक्सटेंड कर दिया गया है APMC मार्केट के लिए भी, उनको भी डेवलप करने के लिए इस फंड को यूज किया जा सकता है। डेडिकेटेड एनिमली हस्बेंड्री और प्रधानमंत्री मंत्री मत्स्य संपदा योजना को इन्होंने शुरू किया है अंडर आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंदर में। इसके बाद इनका टारगेट है 10,000 फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करने का, क्योंकि हमारे यहाँ 86% जो फार्मर है वो स्मॉल है और मार्जिनल है, तो फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है। और प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना को भी इन्होंने लॉन्च किया था बहुत पहले। और 2020 का जो डेटा है उसमें फूड प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट जो है वो ऑपरेशनलाइज किए गए 46 फूड प्रोसेसिंग। इसके बाद एक गवर्नमेंट ने स्कीम लॉन्च की थी PM फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस विद द कॉर्पस विद द आउटले ऑफ 10,000 करोड़। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम को भी इन्होंने शुरू किया। और जो हमारा ऑपरेशन ग्रीन है उसको हमने एक्सटेंड कर दिया टोमेटो, ऑनियन और पोटैटो से 22 पेरिशेबल कमोडिटीज में। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को भी 100% किया गया है अंडर ऑटोमेटिक रूट इन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। 100% FDI मैन्युफैक्चरिंग में दिया गया है, फूड प्रोडक्ट में दिया गया है, ट्रेडिंग में दिया गया है, इंक्लूडिंग ई-कॉमर्स। इससे फायदा क्या हुआ, क्यूमुलेटिवली 10 बिलियन डॉलर की जो FDI इक्विटी है वो हमारे इस सेक्टर के अंदर आई है बिटवीन अप्रैल 2000 टू 2020। बहुत बड़ा अमाउंट है जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में इंडिया में यूज हुआ है। तो ये पोटेंशियल था दोस्तों। इसके बाद एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की है यहाँ पे, तो छोटा सा टॉपिक मैं आपको जल्दी से समझा दूंगा। इसमें क्या बोला है कि इंडिया के अंदर जो है इनएफिशिएंसी वाटर यूज हो रहा है, जो वाटर को जो इंडिया के अंदर वाटर स्ट्रेस एरिया है उनको इंक्रीज कर रहा है। सो एज पर द सेंट्रल ग्राउंड वाटर असेसमेंट इन 2017 नियरली 90% ऑफ ऑल ग्राउंड वाटर जो है वो टोटल एग्रीकल्चर की तरफ जाते हैं। डेटा है, याद कर सकते हो आप। इसके बाद एज % of annual extractable groundwater resource, India was extracting 63.3%, और जिसमें से पंजाब जो है वो 166% अपने एनुअल एक्सट्रैक्टेबल रिसोर्स को यूज कर चुका है, और हरियाणा जो है वो 137% यूज करता है, यूज करता है, जो उनकी पोटेंशियल है उससे ज़्यादा 166%, 137%। तो आप सोच सकते हैं। इसके अलावा कुछ और भी बताया है कि हम लोग अपने इंडिया के अंदर इनबैलेंस फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं जो हमारे एनवायरमेंटल को डैमेज करता है। देखो, ये सस्टेनेबल एग्रीकल्चर सिस्टम की बात हो रही है, थोड़ी डेटा है जो मैं आपसे यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। फिर कंजप्शन जो है वो केवल और केवल जो है वो नाइट्रोजन पे ज़्यादा फोकस हो गया है, और पोटेशियम और इसके अलावा PNK के अलावा। ठीक, तो नाइट्रोजन का आप ज़्यादा यूज़ करोगे तो ये सस्टेनेबल एनवायरनमेंट के लिए अच्छा नहीं है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर सिस्टम के लिए अच्छा नहीं। तो ये इसने हाईलाइट किया है। लास्ट बात इसने बोली, द फर्टिलाइजर रिस्पॉन्स रेशियो हैज बीन फॉलन ओवर 3.5 टाइम्स सिंस 1970, नेसेसिटिंग अ फर्दर एक्सपेंशन ऑफ द फर्टिलाइजर। तो ये था कुछ पोटेंशियल, कुछ अपने एग्रीकल्चर सिस्टम के इन एंड आउट जो मैंने आपको बता दिए, बजट के बारे में बता दिया, क्या क्या चीज़ें थी। तो दोस्तों, मैंने अपनी तरफ से सारी चीज़ें कवर कर ली है, और मैं इसका पार्ट 3 जल्दी अपलोड करूँगा। तो टिल देन, थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए।